नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सैयद मुजम्मिल शाह का है। और ये वीडियो उन पाकिस्तानियों, उन मुसलमानों और उन सभी रेडिकल लोगों के लिए एक आईने की तरह है कि आप लोग जो कर रहे हैं ब्लास्फेमी के नाम पर और सर तन से जुदा के जो नारे लगते हैं और जिस तरह से आप लोग इस चीज को करने में फख्र महसूस कर रहे हैं, वो बेसिकली आप लोगों के लिए खतरा बढ़ा रहा है। उससे आप लोगों की एक तरह से मैं क्या कहूं कि वो पोल खोल रहा है कि आप लोगों की सोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, एज ए सोसाइटी आप कैसे डेवलप हो रहे हो। और ये मैं नहीं कहूंगा, मुझे लगता है कि इस वीडियो में वो ये बातें करेंगे ऐसे, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इस पर उनकी वीडियोस देखी हैं जो ब्लास्फेमी के लिए जो मॉब वाली मानसिकता है उस पर वो कट्टर विरोधी रहे हैं इस चीज के कि भाई कानून को अपना काम करने दीजिए। किसी पर आरोप लगता है तो कानून को अपना काम करने दीजिए, उसके लिए देश में कानून बना है तो कानून का साथ दीजिए। और जिस देश में कानून का मजाक उड़ाया जाता हो, पब्लिक अपना जो मन करे वो करती हो भीड़ के माध्यम से, वहां वो सोसाइटी डेवलप नहीं हो सकती। वो सोसाइटी बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। तो ये कम से कम साउथ एशिया के मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी। उसमें भारत के भी मुसलमान हैं, उसमें पाकिस्तान के भी मुसलमान हैं, उसमें बांग्लादेश के भी मुसलमान हैं, उसमें सारे लोग हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। लेट्स सी। इसका टाइटल है व्हाट हैपेंड इन सिंध क्वेटा, हिंदू मैन सेविंग अ मुस्लिम। लेट्स सी। आज से कुछ अर्सा पहले जब सवात में एक वाक़या पेश आया था जहां एक टूरिस्ट मौजूद था जिस पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने कोई गुस्ताखाना बात की है या कोई कागज़ ज़मीन पर फेंका है, जिसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया गया, तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट यही बन चुका है। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो आज दोबारा हम करने के लिए आए हैं। उसकी वजह है कि ये हर महीने मैं इस तरह की एक वीडियो बना सकता हूँ कि इस महीने कितने लोगों को चौक में लटका के, जला के, म्यूटिलेट करके मारा गया। ठीक है, उसकी वजह है कि इस तरह के वाक़यात की हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। ठीक है, और इस मर्तबा भी मकसद ये नहीं है कि आपको बताया जाए कि एक दो वाक़यात इस तरह के और पेश आ गए, क्योंकि वो तो अब कोई बड़ी बात यहाँ पर रही नहीं है ना, कि यहाँ पर अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है या कोई लड़ाई होती है आपस में या बच्चों की लड़ाई होती है, जिस तरह रिसेंटली आज से 2 हफ़्ते पहले साहिवाल में एक वाक़या पेश आया। 2 बच्चे लड़ते हैं, 17 और 18 साल के 2 बच्चे, उनके वालिदैन बीच में पड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक के वालिद पे इल्ज़ाम लगता है कि इसने कोई गलत बात की है और उसके ऊपर FIR हो जाती है। और इस तरह के दीगर वाक़यात, कोयटा का जो वाक़या है वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले सिंध का इलाका उमरकोट, जहाँ पर एक बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो हुआ वो कुछ मुख्तलिफ है इस बार। वो सिर्फ़ ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें किसी को इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मार दिया गया, जो कि रूटीन बन चुका है यहाँ पे। प्रियंथा कुमारा जो श्रीलंकन मैनेजर था उसको हमने जलाया, सवात में टूरिस्ट को जलाया, जड़ावाला में हमने चर्चेज़ की बर्निंग की सेरेमनी मनाई। ठीक है, तो इसी तरह का एक और वाक़या उमरकोट में सामने आया। डॉक्टर शाहनवाज़ कंबर नामी एक मेडिकल ऑफिसर थे जो कि सिविल हॉस्पिटल उमरकोट में जॉब करते थे। ठीक है, उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फ़ेसबुक पर कुछ गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है जिसमें डिसरिस्पेक्ट की जा रही है मज़हब की। इस इल्ज़ाम के लगने के बाद डॉक्टर शाहनवाज़ की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सामने आती है। वो कहते हैं कि बड़े अरसे से मेरा अकाउंट एक्सेसिबल ही नहीं है फेसबुक का, एंड आई हैव नेवर यूज्ड इट। सो नंबर 1, द पर्सन वाज डिनाइंग दैट ही हैज़ एवर डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और उसके बावजूद उन्हें घर से भागना पड़ता है क्योंकि जान भी बचानी थी इसीलिए। तो ये सब होने के बाद होता क्या है जी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं उमरकोट के अंदर, जिसमें TLP भी हिस्सा लेती है, कुछ और जमातें भी होती हैं, वो भी अपना हिस्सा डालती हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं। एहतजाज करते करते ये तो कभी हुआ ही नहीं ना इस मुल्क में कि एक मॉब सड़क पे आया हो और वो रियासत का मजाक उड़ा के ना जाए, तमस्खर उड़ा के ना जाए। तो इसी तरह इस बार भी मॉब ने आग लगा दी पुलिस की वैन को, तोड़ फोड़ की, प्रेशराइज़ किया, और इसके बाद में पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। तो होता क्या है कि पुलिस की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज़ को गोली मार दी जाती है।
एक्स्ट्रा जुडिशली उनको कत्ल कर दिया जाता है। और जब पुलिस से सवाल होता है कि ये आपने क्यों किया, तो उनका जवाब ये था, जो पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के उमरकोट के जो और मीरपुर ख़ास की जो पुलिस है, उन्होंने ये कहा कि हमने इसीलिए नहीं उसको मारा, वो नाके पे रुका नहीं था इसलिए हमने फ़ायर कर दिया, हमें नहीं पता था ये वही आदमी है जो ब्लास्फेमी के केस में वांटेड है। पहले तो आप कवर अप देखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारा वाक़या हुआ, डॉक्टर शाहनवाज़ को मार दिया गया एक ऐसे इल्ज़ाम की बुनियाद पर जिसको वो डिनाई कर रहे हैं। तो जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था बेरियल के लिए, दफनाने के लिए, तदफीन के लिए, तो मॉब वहाँ भी पहुँच गया। उन्होंने कहा कि गोली तो तुमने मार दी है, लेकिन हमारे अंदर अब भी एक आग जल रही है कि जब तक हमने इसकी लाश की बेहुरमती नहीं करनी, हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ है। क्योंकि मॉब का तो कोई दीन ईमान नहीं होता, मॉब तो इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करता, ना किसी और मज़हब को। हालांकि अगर मॉब इस्लाम को फ़ॉलो करता तो किस इस्लाम का ये हिस्सा है, आप सब कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। कि एक शख्स जिस पे एक इल्ज़ाम लगा, जिसने वो डिनाई कर दिया, ट्रायल शुरू होने से पहले एक तो उसे गोली लग गई, और गोली लगने के बाद जब उसकी लाश को दफनाने जा रहे हैं तो मॉब ये कह रहा है कि ऐसे थोड़ी दफनाने देंगे, पहले तो इसको आग लगाएंगे, पहले यहाँ पर एक बॉनफायर करेंगे इसका। अगर कोई मुझे ये बता देना कि ये किसी भी दुनिया के मज़हब का हिस्सा है कि इस तरह से विक्टिमाइज़ करना किसी को और कुछ साबित होने देने से पहले, चलें ये सारी जितने भी केसेस में आज कोर्ट करूँगा ना, मैं मान लेता हूँ सब ने ये हरकत की है जिसका उन पे इल्ज़ाम था, लेकिन ज़िंदा जलाना कहाँ लिखा हुआ है ये बता दीजिए सिर्फ, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेस्टर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो लाश को जला देते हैं, ठीक है, और उसको म्यूटिलेट करते हैं, तशद्दुद होता है एक मरे हुए इंसान के ऊपर, सही है। इस दौरान, इस सारे वाक़ये के दौरान एक ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइवर था प्रेमो कोहली नाम है उसका। उमरकोट में एक बहुत बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है। एक हिंदू ड्राइवर जिसके धर्म और मज़हब में लाश को जलाना इज़ अ रिचुअल, इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस, वो अपनी जान पे खेल जाता है ऐसे मुसलमान को बचाने के लिए जिसके मज़हब में दफनाया जाना इज़ अ प्रैक्टिस। इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसको आप अन्यथा न लीजिएगा कि आप लोग कहते हो ना कि वो तो जला देते हैं जी। हमारी अपनी मान्यता है कि जब इंसान की मौत हो जाती है, जब वो मर जाता है, तो जिस पंच तत्व से उसका शरीर बना है, जिसमें अग्नि भी है, जिसमें जल भी है, जिसमें वायु भी है, जिसमें आकाश भी है, उसमें वापस मिल जाना है, उसी मिट्टी में वापस मिल जाना है उसे। तो हम उसे जलाते हैं, और ये सिर्फ हिंदू ही नहीं करते हैं, ये बहुत पहले से ग्रीक जो कुछ इलाके हैं वहां भी हुआ करता था, और दुनिया में कई ऐसी कम्युनिटीज हैं, कई ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो दफनाती नहीं, वो जलाती। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन कई मुसलमानों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई ये तो बड़ा घटिया काम करते हैं, जला देते हैं, ये करते हैं, वो कर देते हैं। भाई देखो, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, तुम्हारी अपनी मान्यताएं हैं। उसमें एक मान्यता ये भी है कि देखो, जगह की कमी नहीं पड़ती हमें, कि कब्रिस्तान छोटे हो गए जी, तो एक कब्र को हटा के दूसरे को वो कर रहे हैं जी, बहुत सारी दिक्कतें होती है ना। हमारे यहाँ ये दिक्कतें नहीं होती। हमारे यहाँ जहां से, जिस चीज से जो आया, जिससे ये बॉडी बनी है, उसी में मिल जाना है, उसी मिट्टी में, उसी वायु में, उसी जल में, उसी अग्नि में, उसी आकाश में। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। वहाँ खड़े हुए तमाम मुसलमानों में से किसी एक को ये जहन में नहीं आता कि हमें इसको जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक हिंदू जो है हु वाज ड्राइविंग द कार इज़ फाइटिंग फॉर हिज बेरियल, फॉर द बेरियल ऑफ द एक्स बॉस हु वाज अ मुस्लिम, और वो वहाँ से बचा के इस बॉडी को लेकर निकलता है अपनी जान पे खेल के, हालांकि उसको भी मारने लगे थे। और फिर वो जो भी रिमेन्स बचते हैं ना डॉक्टर शाहनवाज़ के, अवल तो रिकग्नाइजेबल ही नहीं था जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, तो उनको दफनाता है प्रेमो कोहली नाम का आदमी।
और उसके बाद में जो होता है वो सिंध की अजीम सिविलाइजेशन का एक रिमाइंडर है। ये पंजाब में होता ऐसा ना होता, पख्तूनख्वा में होता ऐसा ना होता, कहीं और होता। बलूचिस्तान का मैं कह नहीं सकता, वहाँ पर रेडिकलिज्म इतना नहीं है बलोच कम्युनिटी में, लेकिन सिंध ने दिखा दिया कि वो क्यों एक ज़िंदा समाज है आज भी। इसके बाद में क्या होता है, जब ये सारा कुछ हो जाता है तो एक प्रोटेस्ट अरेंज होती है जिसमें सिविल सोसाइटी हिस्सा लेती है, एक्टिविस्ट आते हैं दूर दूर से, और उलमा वहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि आकर नमाज जनाजा पढ़ाकर ये साबित करते हैं कि इंसानियत की तौहीन भी बहुत बड़ी तौहीन है, आप जला नहीं सकते किसी को इस तरह से। और साथ साथ ये कि वहाँ पर सकाफ़ती जो जो लोक गीत हैं वो सिंध के गाए जाते हैं। तो सिंध के लोग ये साबित करते हैं कि ठीक है, आपने एक आदमी को बुरी तरह से मार दिया, लिंच कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आवाज़ें अब भी उठेंगी जो कहेंगी कि किसी को इंसान समझ लो, किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव मत करो। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम जब तक साबित नहीं होता, ये हरकत से बाज आ जाओ, कम से कम कोई स्टेटमेंट तो बनाई ना उन्होंने। और दूसरी तरफ जिन पुलिस वालों ने ये सब किया उनको हार पहनाए गए हमेशा की तरह। तो इससे समझ ये आई कि इस तरह के वाक़यात अगर हम ये समझते हैं रियासत आके रोक लेगी, नहीं। मुझे रिसेंटली किसी ने इस्लामाबाद में बताया, अब मैं नाम नहीं ले सकता कि किसकी बात हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हुआ एक बहुत ही ताकतवर शख्स इस्लामाबाद में एक जगह नाश्ता करने गया और एक वेटर ने आके उसको कह दिया कि आप प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाएं, क्योंकि आपने ऐसी हरकतें की हैं जिससे मेरे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, एंड ही हैड टू लीव। जहाँ पर इतनी ताकतवर अथॉरिटीज़ पर बैठे हुए लोगों की जान ख़तरे में है, वो हमें क्या बचा सकते हैं? वो डॉक्टर शाहनवाज़ को क्या बचाते जो कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बीवी पता है क्या कह रही है? उसकी बीवी कह रही है पिछले साल मुझे इसने हज पे भेजा, बच्चों को कुरान की तालीम ये देता रहा है और 5 वक्त का नमाजी भी है। चलें, अगर आपने इंसानियत के आर्गूमेंट को बिल्कुल ही नहीं मानना तो मज़हब का आर्गूमेंट मान लें फिर। उसके बावजूद क्या उसको छोड़ दिया? नहीं। इसी तरह सवात में जिस टूरिस्ट को ज़िंदा जलाया था, उसकी वीडियो सामने आती हैं कि वो मिलाद में नात खुद पढ़ रहा है। उसके साथ क्या किया ये देख लीजिए आप। देखिए, मेरा बस एक सवाल है, ब्लास्फेमी को लेकर पाकिस्तान में एक कानून बना है, पाकिस्तान में एक कानून बनाया गया है, C-295 या समथिंग कुछ करके है, ऐसा बहुत कड़ा कानून है। लोग कानून को अपना काम क्यों नहीं करने देते? आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि अगर भीड़ फैसला करने लगेगी वो देश चल नहीं पाएगा। लॉ में चलना चाहिए किसी को भी। अगर उसने गुस्ताखी की भी है, अगर उसने कुछ किया भी है, उसके लिए एक कानून बना है, उस कानून में मौत की भी सजा है। उस कानून को अपना काम करने दीजिए, उसकी जांच पड़ताल हो। इस बात का फैसला कौन करेगा कि ये जो अफवाह उड़ाई गई है या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सच्चे हैं, या भीड़ इस बात का फैसला करेगी? कम से कम उसको एक मौका तो दीजिए कि वो उसके खिलाफ किसी ने साजिश तो नहीं करी। इस बात को साबित करने का तो मौका दीजिए। किसी ने अपनी दुश्मनी तो नहीं निकाली, इस बात को साबित करने का तो मौका दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि पहले तो इसके शिकार हिंदू हुआ करते थे, क्रिश्चियंस हुआ करते थे, सिख हुआ करते थे, अब इसके शिकार मुसलमान होने लगे। मैं क्यों कहता हूं कि इस्लाम को वेपनाइज किया गया है? आप लोग अपने अपने फायदे के लिए इस्लाम को एज ए वेपन यूज करते हैं, और ब्लास्फेमी उनमें से एक वेपन है। मेरा उससे पंगा चल रहा है, मैं मौका देख रहा हूं, किसी एक दिन मैंने उसके खिलाफ अफवाह उड़ा दी कि मैंने तो कुरान की बेगुरमती करते हुए देख लिया, या पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ गलत बातें करते हुए देख लिया। इस आग में सब जलेंगे। वो एक पाकिस्तान का मौलवी है ना, वो भी आजकल भागा भागा फिर रहा है, तारिक मसूद नाम है उसका, तारिक मसूद, वो भी ब्लास्फेमी के चक्कर में पड़ गया है और वो माफिया मांगता फिर रहा है। ये वही मौलाना है जो कहा करता था कि पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी हुई है तो 1 सेकंड भी नहीं सोचना, फौरन सामने वाले की गर्दन उड़ा देनी है। ये उसका हिमायती रहा है और आज खुद उसी तलवार से बचने के लिए भाग रहा है। और कल को कोई बात नहीं कि तारिक मसूद मारा जाएगा, आप देखिएगा, मारा जाए। ये स्क्रीनशॉट लगाया है, माफिया मांग रहा है तारिक मसूद और उसके खिलाफ
माहौल बन रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो आप इस बात को समझिए। तो बार बार सफाइयां देता फिर रहा है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन लोगों ने, इस भीड़ ने नहीं समझना, इस मॉब ने नहीं समझना। और तारिक मसूद उस मॉब को भड़काने वाला भी वो खुद है। तो उस आग में वो खुद जल रहा है अब, और इस आग में सब जलेंगे। इस आग में मुसलमान खुद जलेंगे। ये जो आग लगाई है अब दूसरों को जलाने के लिए, इस आग में खुद जलेंगे और जल रहे हैं। कई मौलवी भी शिकार हुए हैं। उसकी एक डिटेल आई है पाकिस्तानी मीडिया में, वो भी आपको दिखाऊंगा। और अगर हम ये सोचते हैं कि रियासत बीच में आ जाएगी, नहीं, लेकिन ये सिविल सोसाइटी है जो आवाज़ बुलंद कर सकती है। मुझसे लोग पूछते हैं इसका सलूशन क्या है। सलूशन आप हैं, यू आर द सलूशन, बिकॉज इफ़ यू कीप स्पीकिंग एंड इफ़ यू इस्टेब्लिश के लॉ एटलीस्ट अपहोल्ड तो करने दो भाई। आपने कंसेंसस से ये बता दिया कि कैपिटल पनिशमेंट है, हमने मान लिया, आप प्रोसेस तो होने दो। आपको जस्टिस करनी है या पनिश करना है, पहले ये बता दो। आगे चलें जी। कोयटा के अंदर एक और वाक़या पेश आता है जिससे नेशनल साइकी का आपको आइडिया होगा। अब्दुल अली, जिसका नाम सखी लाला था, 52 ईयर्स, 52 साल इसकी उम्र थी। इस पर एक इल्ज़ाम लगता है, ठीक है, और इल्ज़ाम ये लगता है कि इन्होंने फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड को डिनाई किया है। सही है। इल्ज़ाम के लगने के बाद दोबारा से TLP इकट्ठी हो जाती है। कोयटा में वेस्टर्न बाईपास को ब्लॉक कर दिया जाता है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ TLP नहीं है, माइंड यू, मैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा कि एक जमात इकट्ठी हुई और ये सारा कुछ मुल्क में कर रही है। इट्स द पीपल, इट इज़ पाकिस्तानी पीपल। अगर आपसे ये बर्दाश्त हज़म नहीं ना होता तो बेशक वीडियो बंद कर दें, बट दैट इज़ द रियलिटी, आई हैव सीन इट। 80-90% अपीज़ करते हैं इन लोगों के इन एक्ट्स को। सही है। तो वेस्टर्न बाईपास को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, और प्रेशर आता है, FIR लॉन्च हो जाती है उस बंदे के ख़िलाफ़। थाने में उसे बंद करते हैं, थाने के बाहर मॉब इकट्ठा हो जाता है, रीलोकेट करते हैं, फिर मॉब इकट्ठा हो जाता है। तो एक अफसर पुलिस का जिसका नाम साद सरहदी था, वो अपने आप को इम्पर्सोनेट करता है ये कह कर के जो अंदर बंद है ना बंदा, मैं उसका रिश्तेदार हूँ, मुझे मिलने दो। पुलिस वाला भी था वो। पुलिस वाला अंदर घुस के उसको मार के आ जाता है। पुलिस वाला, the representative of the state who was supposed to uphold the law of the state, guns him down. और उसके बाद में JUI जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अब्दुल शकूर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस, सेनेट में, विच इज़ द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव ऑफिस ऑफ दिस कंट्री, वहाँ खड़े होके कहते हैं कि मैं इस पुलिस वाले के तमाम लीगल ख़र्चे, लीगल एक्सपेंसेस पे करने को तैयार हूँ क्योंकि उसने बेहतरीन काम किया है। सैकड़ों वकील मैदान में आ जाते हैं कि इसने जो किया बिल्कुल ठीक है। ट्रायल नहीं होने देते और वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ का फेलियर था, इसीलिए उसने जो किया वो ठीक है। और इसके बाद में जो अब्दुल अली के घर वाले हैं वो रिटन स्टेटमेंट देते हैं कि जिसने मारा है साद सरहदी ने, हमने उसे माफ़ किया। सही। तो ये जनाब रुदात थी इस बार की, और उम्मीद है कि एक दफ़ा दोबारा से आपको ये रिमाइंडर मिल गया होगा कि कानून इस मुल्क में किस तरह अपहोल्ड होता है, कि ऑल यू नीड इज़ एटलीस्ट 500 पीपल एंड देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। Place 500 people on any street of this country and achieve anything that you need, anything under the sun. इसे ख़त्म करने के लिए वही करना होगा जो सिंध के शहरियों ने किया। बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। और जो बात आखिर में सैयद मुजम्मिल ने कही, लोगों को ये बात समझनी होगी कि अगर कानून का राज नहीं चलेगा किसी भी माशरे में, वो माशरा कोलैप्स कर जाएगा, वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, वो वहशी बन जाएगी, वो दरिंदे बन जाएंगे। आप में से कई मुसलमान मेरी इस बात को सुन रहे होंगे, लेकिन आप ठंडे दिमाग से इस बात को सोचिए कि कल को कोई आपका अपना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स अलग रख दीजिए, कम से कम उस प्रोसेस को तो फॉलो होने दीजिए, वो आरोप साबित होने दीजिए। भीड़ ये कभी साबित नहीं कर सकती कि सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। भीड़ का इंसाफ नहीं होता। वो बात सही कही है सैयद मुजम्मिल ने। भीड़ सिर्फ पनिश करती है,
ये जाने बगैर कि उसकी गलती है कि नहीं है, ये जाने बगैर कि उसने वाकई ऐसा किया है कि नहीं किया है। आप रिलीजन में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको सच और झूठ की पहचान आपसे नहीं हो सकती। आप भीड़ लेकर जाते हैं और किसी की जान ले लेते हैं। और मैं जहां भी मॉब लिंचिंग होती है, जिस जगह भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग है कि प्रोफेट का तुमने ये कर दिया, कुरान का तुमने वो कर दिया, अरे भाई आपके देश में कानून बना है, उस कानून को तो मानिए, इसीलिए बना है सामने वाले को सफाई का मौका तो दीजिए, लेकिन वो आप देंगे नहीं। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में इस पर चर्चा होनी अब शुरू हो गई कि ये कितना बड़ा खतरा ये चीज ब्लास्फेमी को लेकर, ये भीड़ तंत्र जो करती है, कितना बड़ा खतरा आपकी अपनी सोसाइटी के लिए बन रहा है, मुसलमानों के लिए बन रहा है। क्योंकि मुसलमानों का एक फिरका ही अब दूसरे फिरके पर ब्लास्फेमी के आरोप लगा रहा है और मुसलमान एक दूसरे को ही अपने अपने गोल सेट कर रहे हैं, स्कोर सेट कर रहे हैं, स्कोर सेटिंग चल रही है अपने अपने फिरके की। यकीन मानिए, जाकर पढ़िए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, शायद डॉन न्यूज का है। पिछले साल 400 केसेस, 400 लोग इसके शिकार हुए, इस ब्लास्फेमी वाले भीड़ तंत्र का, 400 लोग। और ये पूरी रिपोर्ट है, डॉन की है या किसकी है, कहीं पर तो मैं पढ़ रहा था, ये पूरी रिपोर्ट है। उस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आप किस जमाने में अपनी सोसाइटी को लेकर जा रहे हैं। वो जमाना जब कबीले में रहा करते थे, अफवाह पे कबीले में फैल गई, आपने किसी को भी जान से मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी। कल को ये आपका घर भी हो सकता है, कल को आपका बेटा हो सकता है, आपका बाप हो सकता है। कोई भी एक दुश्मन आएगा और कुछ कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जिस भीड़ का आप हिस्सा है, भविष्य में आप दूसरे साइड होंगे और भीड़ दूसरी साइड होगी और भीड़ आपको नोच रही होगी। इसलिए कहता हूं कि इस आग में सब जलेंगे, सिर्फ काफिर नहीं जलेंगे, आप भी जलेंगे और जल रहे हैं। ये 400 लोग शिकार हुए इस चीज के, कोई साबित नहीं हुआ कि गलती थी या नहीं थी, आपने सीधे फैसला सुनाया। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आप लोग अपने प्रॉफिट की बातों को नहीं मानते। क्या आपके प्रॉफिट ने कहा है कि बिना जाने बुझे जांच किए बगैर किसी को भी मार दो? कहा है कभी? क्या आपके प्रॉफिट ने, किसी ने उनकी इंसल्ट की हो, क्या उसको जान से मार दिया? क्या उन्होंने? सोचिएगा कभी। मैं तो आपके में से ही बातें निकालता हूं, फिर आप कौन होते हैं बिना फैसला किए, बिना जांच किए, बिना उसकी जांच किए उस बंदे को मार देना? खैर, आपका देश है, इसलिए मैं कहता हूं ना कि आप लोग अपने रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं। कितनी घटनाएं आई हैं सऊदी अरब में ब्लास्फेमी के लिए, मॉब लिंचिंग की, या यूएई में, या टर्की में, या बहरीन में, या इंडोनेशिया में, या मलेशिया में। पाकिस्तान में ये घटनाएं क्यों होती? सोचिएगा कभी इस बारे में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,